नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशनल जोन पर फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुच्छेद 52 के 151 के बारे में जान रहे थे। फ्रेंड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार या संघ सरकार को हम लोग 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इनमें से एक है कार्यपालिका, जो अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत आते हैं। संसद अनुच्छेद 89 से 122, राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 123, संघ की न्यायपालिका शक्तियाँ अनुच्छेद 124 से 147, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 को वर्णित करता था। फ्रेंड्स, हम लोग जान रहे थे लास्ट वीडियो में कार्यपालिका के बारे में। तो फ्रेंड्स, कार्यपालिका में केंद्र की कार्यपालिका को हम लोग 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जो आप यहाँ देख सकते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में फर्स्ट भाग है फ्रेंड्स राष्ट्रपति, सेकेंड भाग है उपराष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री, फोर्थ है मंत्रिपरिषद, जिनमें से हम लोग राष्ट्रपति के बारे में कवर कर लिए थे। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 से 72 को पूरी तरह से जान लिए थे। अब हम लोग आज के वीडियो में अनुच्छेद 63 से 71 जो उपराष्ट्रपति को वर्णित करता है, इनके बारे में जानेंगे। फिर आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स राष्ट्रपति के कार्य और उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में अंतर जानेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या ड्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। सर्वप्रथम हम लोग उपराष्ट्रपति की ओर, जो अनुच्छेद 63 से 71 में है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सर्वप्रथम हम लोग अनुच्छेदों को देखेंगे। ये रहा फ्रेंड्स स्क्रीन पर उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 63 से 71 को वर्णित करता है। सर्वप्रथम फ्रेंड्स हम लोग अनुच्छेद 63 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 63 बोलता है फ्रेंड्स भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 65 फ्रेंड्स इसके कार्य को वर्णन करता है, जबकि 66 इसके इलेक्शन चुनाव के बारे में वर्णन करता है। आखिर इनके चुनाव की प्रोसेस क्या है, क्या इनका भी चुनाव एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होता है, क्या इनका भी कार्य राष्ट्रपति की भांति होता है, क्या इनका भी पद राष्ट्रपति की भांति होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स। सर्वप्रथम हम लोग आर्टिकल 63 को डील करेंगे, उसके बाद 64-65 को, उसके बाद 66 को। तो फ्रेंड्स चलते हैं आर्टिकल 63 की ओर। आर्टिकल 63 कहता है फ्रेंड्स भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तथा इसके पद देश का दूसरा सर्वोत्तम पद होगा। याद रखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 हम लोग लास्ट वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। जो आर्टिकल 52 कहता था भारत में एक राष्ट्रपति होगा तथा उसका पद देश का सर्वोत्तम पद होगा। लेकिन वरीयता क्रम में आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तथा इसका पद देश का दूसरा सर्वोत्तम पद होगा। यानी कि देश का सर्वोत्तम पद राष्ट्रपति तथा देश का दूसरा सर्वोत्तम पद उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स, नेक्स्ट में ये है आधिकारिक क्रम या प्रशासनिक क्रम में या विधि के क्रम में इसका पद राष्ट्रपति के बाद आएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, आधिकारिक क्रम या प्रशासनिक क्रम या विधि के क्रम में इसका पद राष्ट्रपति के बाद आएगा। नंबर 3 पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे यह है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्तियां और प्रस्तावना की शब्दावली, ये सारे के सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम यह जानेंगे आखिर अमेरिका के संविधान से ही क्यों लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। अगर अमेरिका के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद और भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद में क्या भिन्नता खाती है। हालांकि इतना ही अनुच्छेद 63 आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पर्याप्त है। फिर भी जानकारी के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या भिन्नता खाती है अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद और भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति है ना फ्रेंड्स, उसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। फिर से फ्रेंड्स, अगर अमेरिका में अमेरिका में जो हमारे राष्ट्रपति जी डोनाल्ड ट्रंप है, किसी कारणवश यदि सडन उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश ये अपने पद को रिक्त कर देते हैं या ये खुद रिजाइन डालते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं या इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, तो यानी कि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद अमेरिका में खाली हो जाता है, तो उस दौरान वहाँ के जो उपराष्ट्रपति है ना फ्रेंड्स, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ भारत के संविधान में ऐसा कोई
नियम नहीं है, कानून नहीं है। भारत के संविधान में यह नियम है फ्रेंड्स, यदि भारत में राष्ट्रपति का पद खाली होता है किन्हीं कारणवश से, भारत में राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणवश से खाली होता है तो उपराष्ट्रपति जी अधिकतम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक कार्य कर सकती है। ये है फ्रेंड्स सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद और भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद से भिन्नता खाती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 64 में देखते हैं, आर्टिकल 64 और 65 इनके कार्यों के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने ये है फ्रेंड्स, आर्टिकल 64 एंड 65। आर्टिकल 64 और 65 इनके कार्य उपराष्ट्रपति के कार्य को वर्णित करता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का कार्य दोहरा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति का कार्य किस प्रकार फ्रेंड्स दोहरा होता है, यानी कि फर्स्ट है यह राज्यसभा का पदेन सभापति हो सकता है तथा जब राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणवश रिक्त हो जाए तो यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मतलब राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणवश से खाली हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हमारे उपराष्ट्रपति जी कार्य कर सकते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने महीने की अवधि तक? मात्र फ्रेंड्स 6 महीने की अधिकतम अवधि तक। इस कारण इस 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये आर्टिकल 64 और 65 बोलता है फ्रेंड्स। और हम लोग जानते हैं दोहरा मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे संविधान में दोहरा का अर्थ यह है कि यदि राज्यसभा का पदेन सभापति जिसे हम लोग बोल सकते हैं उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर से फ्रेंड्स, यदि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में दोहरा का अर्थ दिया गया है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अनुच्छेद 64 और 65 इनके कार्यों के बारे में बतलाता है, जबकि अनुच्छेद 63 बोलता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो अमेरिका के संविधान भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी विशेष रूप से देख लेते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में इस अवधि में उनके कार्य मतलब किनके कार्य उपराष्ट्रपति के कार्यवाह जितने कार्य हैं उनका चालन प्रचालन कौन करेगा तो वो उपसभापति। मतलब इन केस थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। इन केस यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स, वो जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं ना फ्रेंड्स वो पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो पदेन सभापति के रूप में राज्यसभा में कार्य करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर फ्रेंड्स, आर्टिकल 66 की ओर। आर्टिकल 66 में चुनाव और चुनने का तरीका ये वर्णित है फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं आर्टिकल 66 इनके चुनाव की प्रक्रिया है और चुनने का तरीका है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स इनके चुनाव किस प्रोसेस के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स इनके चुनाव के लिए सर्वप्रथम हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि इनमें योग्यता क्या है, आखिर कौन कौन सी योग्यता है। फ्रेंड्स जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रपति की योग्यता था वह भारत का एक नागरिक हो, वो कम से कम 35 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो तथा लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो तथा कोई लाभ के पद पर ना हो। फ्रेंड्स ये याद रखें राष्ट्रपति की योग्यता थी, पर उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो तथा राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं
राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, जबकि उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। हम लोग बताएंगे ऐसी कौन सी क्राइटेरिया जिसके कारण राज्यसभा का ही सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य क्यों ना हो, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो ये और राष्ट्रपति की योग्यता और उपराष्ट्रपति की योग्यता में भिन्नता आती है, और कोई लाभ के पद पर नहीं हो। तो फ्रेंड्स, ये है उपराष्ट्रपति की योग्यता। अगर कोई व्यक्ति के पास इतनी सारी योग्यता आ जाए तो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है तो सर्वप्रथम उसका चुनाव होगा, और चुनाव होने के लिए फ्रेंड्स याद रखें, मिनिमम क्राइटेरिया है 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य अनुमोदक। वह व्यक्ति के लिए सपोर्टर होना चाहिए, यानी 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य जो अनुमोदक है ना फ्रेंड्स, वो कुल मिलाकर 40 MP, 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 40 संसद के सदस्य जो उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो रहे हैं, यानी कि खड़े हो रहे हैं, उनके लिए 40 संसद सपोर्टर होना चाहिए। सिंपल रूप से आप लोग ध्यान में यह रखें, अगर कोई व्यक्ति के पास इतनी क्राइटेरिया आ जाती है तो वह उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। अगर सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति का अगर कोई व्यक्ति के पास इतनी सारे क्राइटेरिया है, इतनी सारी उपलब्धियां हैं, तो वह उपराष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो सकते हैं। सपोज यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर खड़ा होता है तो सर्वप्रथम उसका चुनाव होता है। चुनाव के लिए अब हम लोग देख सकते हैं क्या प्रतिबंध है। तो फ्रेंड्स, चुनाव में सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब यह हुआ, जनता इनमें भागीदारी नहीं लेती है, आम पब्लिक इनमें भागीदारी नहीं लेती है। जिस तरह हम लोग जान सकते हैं फ्रेंड्स, जब भी हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है या फिर विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेती है, लेकिन यहाँ पर जनता भागीदारी नहीं लेती है। मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आई होप क्लियर हो गए होंगे। फिर से, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन से होते हैं फ्रेंड्स? MP और MLA। फिर यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इनके निर्वाचक मंडल का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि इनमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। देख सकते हैं आप, इनके निर्वाचक मंडल में सांसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दोनों सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित और मनोनीत सदस्य फ्रेंड्स? 545 मिनिमम की बात कर रहा हूँ, और जबकि राज्यसभा में 245, इसका भी हम लोग मिनिमम की बात कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कितने सदस्य फ्रेंड्स? 790 MP, 790 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर उस राष्ट्रपति को चुनेंगे। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान देने बात यह होती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग देखते हैं जहाँ तक नॉमिनेटेड नहीं होता है फ्रेंड्स, मनोनीत नहीं होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सदस्य होता है वो उसमें मनोनीत नहीं होता है, यानी कि निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य नहीं होता है। लेकिन इसमें मनोनीत सदस्य होता है। और रही राज्य विधानसभा की बात, तो राज्य विधानसभा का भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। याद रखें, राज्य विधानसभा के सदस्य यानी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में भाग लेते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वो भी कौन सा MLA राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो वो भी इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड, मात्र निर्वाचित, मनोनीत नहीं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य भागीदारी होते हैं? तो सिंपल सा फंडा है, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य फ्रेंड्स, यानी संसद के सदस्य, मनोनीत नहीं निर्वाचित। फिर से, मनोनीत नहीं निर्वाचित सदस्य। चलते हैं, ध्यान देने बात यह है कि राज्य विधानसभा के सदस्य कोई भागीदारी नहीं होती है, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, जिस तरह याद रखें, नंबर 4 पॉइंट यह बोलता है, जिस तरह राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका और उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका समान है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका किस प्रकार से फ्रेंड्स? एकल संक्रमणीय, आप देख सकते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ पर भी सेम उसी टाइप से
उसकी उसी के समान है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्यों ली गई है, यहाँ पर क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। अनुपातिक प्रतिनिधित्व इसलिए लिए गई है, जिस तरह हम लोग बताए थे लास्ट वीडियो में राष्ट्रपति के लेक्चर में कि कुल मिलाकर 4009 एमएलए होते हैं, कुल मिलाकर 4009 एमएलए होते हैं और 790 एमपी होते हैं। हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। 790 एमपी होते हैं, 4009 एमएलए होते हैं। तो याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ पर केंद्र में जो मंत्री है और जो राज्य में मंत्री है, दोनों के बीच समान अनुपातिक नहीं है, जिसके कारण कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं संविधान सभा के लोगों ने। वो सूत्र पर लाने से, वो सूत्र का फॉलो करने से समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि एमपी के द्वारा अगर वोट दिए गए 700 हैं तो एमएलए के द्वारा भी कुल कितने वोट दिए गए हैं, 700। आप लोग समझ गए होंगे समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या है। आखिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्यों लिया गया है। तो फ्रेंड्स, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में 545, और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं फ्रेंड्स, 245। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं है फ्रेंड्स, जिसके कारण संविधान सभा के लोगों ने कुछ सूत्र का फॉलो किया, कुछ नियम का फॉलो किया। उस नियम को फॉलो करने के दौरान जितने भी लोकसभा के एमपी हैं और राज्यसभा के एमपी हैं, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य यदि कुल मिलाकर 2000 वोट देते हैं तो राज्यसभा में भी कुल मिलाकर 2000 वोट देंगे। आई होप क्लियर हो गए होंगे, जिसके कारण कुछ भी वोटिंग में डिस्टर्बिंग नहीं हो, मतलब केंद्र राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्य के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। उसी तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी केंद्र में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसी कारण समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति यहाँ पर क्या होती है फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोग पिछले वीडियो राष्ट्रपति का लेक्चर जरूर देखें। आई होप उससे अच्छे से समझ में आएगा राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा क्यों होता है, आखिर वरीयता क्रम में क्यों दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव। तो फ्रेंड्स, उस लेक्चर को देखने के बाद समझ जाएंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है। हम लोग अनुच्छेद 66 को डील कर लिए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 63 क्या बोलता है। अनुच्छेद 63 बोलता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 65 क्या बोलता है, इनके कार्यों का निर्वहन। और इनके कार्यों का निर्वहन किस प्रकार से फ्रेंड्स, दोहरी कार्य है। अनुच्छेद 66 बोलता है चुनाव और चुनने का तरीका। कोई भी व्यक्ति के चुनाव के लिए सर्वप्रथम उनकी योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के बाद उन्हें क्या क्या फुलफिल करनी चाहिए। अगर वो भी फुलफिल करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर निर्वाचन के लिए जाते हैं तो इनके लिए कितने प्रोसेस उनके लिए गुजरना पड़ता है, आप पूरे का पूरे लेक्चर सुन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 66 इतना ही है, इससे आगे कोई भी कम्पिटिटिव जोन में पूछने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अनुच्छेद 67 के बारे में। इससे पहले हम लोग अनुच्छेद 67 क्या कहता है, 68 क्या कहता है, 69 क्या कहता है, उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अनुच्छेद 67, 68 और 69 की ओर। ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद 67 जो कार्यकाल के बारे में दर्शाता है। अनुच्छेद 68 पद की रिक्तता एवं भरना, मतलब पद का खाली होना और किस तरह से भरे जाना, ये अनुच्छेद 68 को वर्णित करता है। अनुच्छेद 69 शपथ को वर्णित करता है। फिर से फ्रेंड्स, अनुच्छेद 67 कार्यकाल, जबकि अनुच्छेद 68 पद की रिक्तता एवं उन्हें कैसे भरा जाना चाहिए इसको वर्णित करता है। अनुच्छेद 69 शपथ को वर्णित करता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 67 की ओर। अनुच्छेद 67 में क्या क्या प्रोसेस है कार्यकाल के, देखते हैं फ्रेंड्स। यह है फ्रेंड्स अनुच्छेद 67 कार्यकाल के बारे में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्षों तक होता है। याद रखें फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्षों तक होता है। या अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र दे सकता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देते हैं। और इन पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी कि अगर ये अपने कार्यकाल के दौरान संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग लगाकर इनको भी हटाया जा सकता है। जिस तरह अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, उसी तरह अनुच्छेद 67 में उस राष्ट्रपति पर भी महाभियोग है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जान सकते हैं उपराष्ट्रपति
अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत के भी पद पर बना रह सकता है जब तक कि कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर लेता है। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। फिर से फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक कि कोई उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। यह अनुच्छेद 67 कार्यकाल है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग जानते हैं महाभियोग का प्रोसेस। फ्रेंड्स याद रखें, महाभियोग का प्रोसेस राष्ट्रपति के जैसा नहीं है। यहाँ पर महाभियोग का तात्पर्य समान महाभियोग से है। महाभियोग भी 2 प्रकार से होता है फ्रेंड्स। एक होता है औपचारिक महाभियोग और एक होता है सामान्य महाभियोग। तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति में समान महाभियोग उपराष्ट्रपति में समान महाभियोग की आवश्यकता होती है, जबकि राष्ट्रपति में औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। और दोनों के महाभियोग में क्या डिफरेंस है आप जान सकते हैं फ्रेंड्स। उसके महाभियोग में कुल पूर्ण बहुमत की ज़रूरत होती थी। इनमें क्या होता है, साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इनमें सर्वप्रथम राज्यसभा के मेंबर्स ही महाभियोग पत्र ला सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति में ऐसा कोई केस नहीं था। राष्ट्रपति में राज्यसभा के मेंबर्स भी महाभियोग पत्र ला सकते थे या लोकसभा के मेंबर्स भी महाभियोग पत्र ला सकते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति में एक क्राइटेरिया दिया गया है फ्रेंड्स कि जब भी महाभियोग पत्र लाए तो कौन लाए फ्रेंड्स, राज्यसभा के मेंबर ही। और फ्रेंड्स राज्यसभा के बाद जो महाभियोग पत्र पास होकर कहाँ जाएगा, तो लोकसभा के पास, और लोकसभा के मेंबर्स के पास जाएगा तो वहाँ पर साधारण बहुमत की ज़रूरत होगी। फिर से फ्रेंड्स, लोकसभा के मेंबर्स पास साधारण बहुमत की और राज्यसभा के मेंबर्स पास पूर्ण बहुमत की। ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में कोई बात नहीं था, राष्ट्रपति के महाभियोग में ऐसा कोई बात नहीं था। राष्ट्रपति के महाभियोग में फ्रेंड्स राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत की बात होती थी और लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत की बात होती थी। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव के महाभियोग में साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे क्या है महाभियोग का प्रोसेस, क्या है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, क्या उपराष्ट्रपति कब तक उत्तराधिकारी पद पर बने रह सकते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 68 की ओर। अनुच्छेद 68 क्या है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 63 भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 65 इनके कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 चुनाव और चुनने का तरीका। अनुच्छेद 67 कार्यकाल को वर्णित करता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ये भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पर्याप्त हैं, इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। चलते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 68 की ओर। अनुच्छेद 68 में क्या है देखते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 68 आप देख सकते हैं क्या वर्णित करता है, अचानक पद का खाली हो जाना और उन्हें पुनः भरना। अनुच्छेद 68 अचानक पद का खाली होना और उन्हें पुनः भरना। फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का पद किन किन स्थितियों में खाली हो सकता है आप जान सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पे खाली हो सकता है। जिस तरह राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से खाली होता था, सेम उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद भी खाली होता है। फ्रेंड्स मृत्यु होने पे, या तो इनके त्यागपत्र देने पे, या तो महाभियोग लगाने पर, या तो निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। इतने क्राइटेरिया के कारण उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। ये तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। किसी भी उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति का पद खाली होना आवश्यक है। त्यागपत्र देने से भी खाली होना आवश्यक है, महाभियोग लगाने से भी खाली होना आवश्यक है, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर भी खाली होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं अचानक पद खाली हो जाए तो इसे भर कैसे सकते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके कार्यकाल का समाप्त होने से पहले ही जो हमारे इलेक्शन कमीशन होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो उपराष्ट्रपति का फिर से चुनाव करवा लेते हैं। समझ गए ना फ्रेंड्स। लेकिन हाँ याद रखिए, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही, मतलब नंबर 1 क्राइटेरिया ये आप देख रहे हैं 5 वर्ष का इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ। 5 वर्ष का जो कार्यकाल पूर्ण हो रहा था, अगर ये कार्यकाल पूर्ण होता है तो इससे पहले ही निर्वाचन आयुक्त जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लेता है।
ये फर्स्ट क्राइटेरिया फ्रेंड्स। यदि किन्हीं उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु होने से, आप देख सकते हैं, मृत्यु होने से या इनके द्वारा महाभियोग पत्र लगाने से या त्यागपत्र देने से या निर्वाचन अवैध घोषित होने से उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है। तो इनके लिए आप जान सकते हैं भरने की क्या प्रावधान है, आखिर संविधान में इनका क्या प्रावधान दिया गया ये जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से खाली होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, शीघ्र मतलब जितना जल्दी हो उतना जल्दी चुनाव कराना चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति जो बनेगा वो पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या है दोनों का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही निर्वाचन आयुक्त जो है ना पहले ही चुनाव की घोषणा कर देती है। लेकिन ये चारों क्राइटेरिया में ऐसी कोई बात नहीं है, इनको भरने के लिए दूसरी प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, उसे जितने जल्दी हो, अगर ऐसा कोई बात आ गया तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी चुनाव कराना चाहिए और नया चुनाव उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर यह उपराष्ट्रपति जी बना रहता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 69 की ओर। अनुच्छेद 69 में क्या कहता है ये जानते हैं। इससे पहले हम लोग अनुच्छेद 68 को डील कर रहे हैं, तो इससे बारे में और थोड़ी सी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या है अनुच्छेद 68? देखिए, अगर किसी कारणवश सपोज हम लोग चलते हैं राष्ट्रपति की ओर। राष्ट्रपति से एग्जाम्पल लेने पर अच्छा से समझ में आएगा। हम लोग राष्ट्रपति की ओर जानते हैं। अभी आप लोग समझ लीजिए, ये जो इतने सारे बॉक्स है आपके स्क्रीन पे, ये उपराष्ट्रपति का नहीं, राष्ट्रपति का पद खाली होना और भरना है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का पद, सपोज मान लीजिए राष्ट्रपति का पद अगर खाली होना और भरना आपके सामने स्क्रीन पर ये है, तो 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पे क्या होता है फ्रेंड्स, फिर से ध्यान में रखने वाली बात है फ्रेंड्स, ये अक्सर पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो फिर से चुनाव कर लेते हैं। ये तो सिंपल सा फंडा है, फिर से चुनाव कर लेते हैं, जिसके कारण फिर से जो जो राष्ट्रपति जी बनते हैं, फिर से जो चुनाव होता है, चुनाव होने पे जो राष्ट्रपति जी बनते हैं वो राष्ट्रपति जी अपने पद पर आ सकते हैं। लेकिन मृत्यु होने पे या त्यागपत्र देने पे, महाभियोग लगाने पे, निर्वाचन अवैध घोषित होने पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दूसरा नियम है। यहाँ पर क्या होता है कि उपराष्ट्रपति जी का यहाँ पर भागीदारी होता है। मतलब उपराष्ट्रपति जी, जब किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और अधिकतम कितने, तो 6 महीने के लिए, 6 महीने के भीतर अवश्य फ्रेंड्स, 6 महीने के भीतर क्या होना चाहिए, तो निर्वाचन होना चाहिए जल्द से जल्द। 6 महीने के भीतर फिर से एक नया राष्ट्रपति बनना चाहिए। ये है राष्ट्रपति का प्रोसेस। और सेम उसी के है फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का प्रोसेस। इसमें भी देख सकते हैं कार्यकाल पूर्ण होने पे क्या होता है फ्रेंड्स, कार्यकाल पूर्ण होने पे निर्वाचन आयुक्त उससे पहले ही चुनाव करा लेता है, और मृत्यु होने पे या त्यागपत्र देने पे वे भी चुनाव करा लेता है। लेकिन यह चुनाव कराने पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये 5 वर्ष की अवधि तक अपने कार्यकाल पर बना रहता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 69 को हम लोग डील करते हैं। आखिर 69 क्या है, अनुच्छेद 69 क्या है, तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 65 कार्य, जबकि अनुच्छेद 66 चुनाव और चुनने का तरीका। अनुच्छेद 67 क्या है फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 67 से कार्यकाल। अनुच्छेद 68 है अचानक पद का खाली होना और भरना। अनुच्छेद 68 तक हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग को बचा है अनुच्छेद 69। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 69 शपथ के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह राष्ट्रपति में अनुच्छेद 60 शपथ, उसी तरह उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद 69 शपथ। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं शपथ की ओर। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जी अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या इनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति के सामने शपथ ग्रहण करता है। अभी तक आप लोग सिर्फ इतना जानते थे उपराष्ट्रपति जी जो शपथ ग्रहण करता है वह राष्ट्रपति के सम्मुख करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई कमीशन होगा ना फ्रेंड्स, उसके सामने भी ये शपथ ग्रहण कर सकता है। ये पीसीएस में भी अक्सर पूछा जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स
अगर नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और फ्रेंड्स शपथ ग्रहण करने से पूर्व ये बातें बोलते हैं, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा निष्ठा रखूंगा। अगर मैं निष्ठा नहीं रखा तो मैं अभियोग पत्र लगाकर हमारे पद को हटाया जा सकता है, इन्हें डर रहता है। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। ये है आर्टिकल 69 शपथ। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आर्टिकल 71 आप लोग देख सकते हैं, चुनाव विवाद हो जाता है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स आखिर ये चुनाव विवाद क्यों होता है, आखिर क्या प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना फ्रेंड्स, उसमें MP भागीदारी लेते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। आप आराम से समझिए क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो उनका पद, मतलब किसी मंत्रालय के मंत्री का पद खाली रहता है। सपोज मान लीजिए अभी वर्तमान में, आखिर चुनाव विवाद क्या होता है ये हम लोग देख रहे हैं। वर्तमान में क्या होता है ना फ्रेंड्स, वर्तमान में यदि कोई MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मंत्री का पद खाली होता है, सपोज मान लीजिए जल और पर्यावरण मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं, जो इनका पद सपोज में समझिए खाली है। इन केस कुछ टाइम के लिए अगर ये पद खाली है तो इसी दौरान क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भागीदारी तो पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं, वो अपने पद पे अभी खाली हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं, इसी कारण से चुनाव विवाद हो जाता है। चुनाव विवाद होने का मुख्य कारण यही है कि MP जो है ना, मतलब MP के जो मंत्री होते हैं ना, वो मंत्री अपने पद पर नहीं रहते हैं, किसी कारण बस छुट्टियाँ लिए हुए रहते हैं, अवकाश पर रहते हैं, जो भी होते हैं, मतलब समझ आइए। तो इसी कारण से चुनाव विवाद होता है। अगर चुनाव विवाद हो जाता है, सपोज मान लीजिए चुनाव विवाद हो जाता है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 71 यही बोलता है, चुनाव विवाद होता है तो क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव विवादों की जांच कौन करता है फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच किए जाते हैं और इसका निर्णय अंतिम होता है। मैं ये नहीं बता सकता हूँ फ्रेंड्स क्या उच्चतम न्यायालय डिसीजन लेता है, क्या उनकी बात होती है, क्योंकि हम लोग अंतर्यामी तो नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या बात होता है, वो उपराष्ट्रपति क्या डिसीजन लेता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या डिसीजन लेता है, ये हमें भी नहीं पता है ना, आपको भी पता, किन्हीं को भी नहीं पता है। तो ये अगर चुनाव विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय में जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो डिसीजन होता है ना फ्रेंड्स, वो लास्ट डिसीजन होता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के अवैध घोषित किया जाता है, मतलब आप ये समझिए, मतलब कोई भी व्यक्ति का निर्वाचन का पद उपराष्ट्रपति के पद पर घोषित किया जाता है, मतलब अवैध घोषित किया जाता है, तो क्या होता है ना, उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व, मतलब ये जो घोषणा करते हैं, इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होते हैं, वो प्रभावशाली रहेंगे। इसका मतलब आप लोग समझिए फ्रेंड्स। मैं तो इतना बक दिया हूँ, आपको शायद ऊपर गया होगा, तो समझिए पहले फ्रेंड्स क्या होता है चुनाव विवाद। चुनाव विवाद में होता है क्या, किन्हीं कारणवश से, मतलब कितने MP हैं लोकसभा में फ्रेंड्स, 545 वर्तमान में है। सपोज मान लीजिए 13 MP या 14 MP जो भी है, मतलब 30 MP 40 MP ले लेते हैं, मतलब वो अभी छुट्टियाँ पे है, वो अपने कोई पद पे नहीं है। सपोज मान लीजिए अगर कोई पद पे नहीं है तो इसके कारण क्या होता है ना, इसी कारण बस उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए इसी दौरान, इसी सेक्शन में, इसी समय में, तो जो जिनके मतलब वो 30 जो MP होते हैं ना फ्रेंड्स, वो अपने भागीदारी तो नहीं ले सकते हैं। भागीदारी अगर नहीं लेंगे तो कन्फर्म है कि चुनाव विवाद होगा ही। अगर चुनाव विवाद होता है तो वो उच्चतम न्यायालय में जाएगा, उच्चतम न्यायालय जो डिसीजन देगा वो उसका लास्ट डिसीजन होगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। ये है फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद। और राष्ट्रपति का चुनाव विवाद भी तो जानते हैं फ्रेंड्स, और इनका डील कौन करता है, ये अधिकतर, ये प्रीवियस क्वेश्चन से फ्रेंड्स, ये अधिकतम बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है आर्टिकल 71 चुनाव विवाद। चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं शुरू से लेकर एक बार लास्ट सार संग्रह के तौर पर जानते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अनुच्छेद 63 में जानते थे भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह देश का सर्वोत्तम दूसरा पद होगा तथा उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें हम लोग जानते थे इनके कार्यों का निर्वहन, फ्रेंड्स इसका कार्य निर्वहन दोहरा होता है, सिंपल सा
दोहरा मतलब ये होता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में अगर ये कार्य करता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अगर यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। यह है दोहरा कार्य फ्रेंड्स। अनुच्छेद 66 चुनाव में सर्वप्रथम हम लोग इनकी योग्यता जानते थे। इनके 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य अनुमोदक रहना चाहिए। चुनाव के क्या क्या प्रोसेस है? चुनाव अनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल सकरोनी मत पद्धति के द्वारा होता था। कार्यकाल इनके 5 वर्ष तक रहता था फ्रेंड्स, और कार्यकाल के दौरान इन पर महाभियोग लगाकर इन्हें हटाया भी जा सकता था। अनुच्छेद 68 पद की रिक्तता और भरना, आप लोग प्रोसेस जान चुके हैं किस तरह से इनकी पद के खाली हो जाता था। मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, महाभियोग पत्र लगाने पर। महाभियोग पत्र 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक होते औपचारिक महाभियोग, एक होते साधारण महाभियोग। राष्ट्रपति जी पर औपचारिक महाभियोग लगाया जाता है और उपराष्ट्रपति जी पर साधारण महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 69 शपथ, जिस तरह राष्ट्रपति जी का अनुच्छेद 60 शपथ, इस तरह उपराष्ट्रपति जी का अनुच्छेद 69 शपथ। अनुच्छेद 71 चुनाव विवाद कौन कहा जाता है फ्रेंड्स? उच्चतम न्यायालय के पास उच्चतम न्यायालय का डिसीजन अंतिम डिसीजन होता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे और उपराष्ट्रपति का लेक्चर अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। जिन दोस्तों को यह वीडियो अच्छा लगे, मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आए, तो वो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का अंतर जानेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्य जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।